इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ शेप्स विद इक्वल एरियाज। एरिया कहते हैं किसी शेप ने जितनी जगह ली होती है, जितनी उसके अंदर स्पेस होती है। जैसे अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें तो इसके अंदर ये सारी जितनी जगह है जिसे मैंने शेड किया है, ये सारा इसका एरिया होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम शेप्स की पार्टीशन किस तरह से कर सकते हैं कि हर पार्ट का एरिया बराबर हो। पार्टीशन का मतलब होता है किसी शेप को पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर हम ये शेप ले लें और इसके पार्ट्स बनाना चाहें तो इस शेप के हमने इस तरह से पार्टीशन करनी है कि हर पार्ट का एरिया इक्वल हो। अगर हम इसकी यहाँ से पार्टीशन करते हैं तो इसके ये दो पार्ट्स बनते हैं, एक ये वाला पार्ट बनता है और दूसरा ये वाला पार्ट। लेकिन अगर हम देखें तो इस पार्ट का एरिया इस पार्ट के एरिया से कम है। तो अगर हम इसकी पार्टीशन इस तरह से करें बिल्कुल दरमियान से, तो इसके दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों पार्ट्स का एरिया बिल्कुल बराबर है, यानी इस पार्ट ने जितनी जगह ली हुई है इतनी ही जगह दूसरे पार्ट ने भी ली हुई है। तो इस तरह से हम शेप्स को इक्वल एरियाज के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम इसके हर पार्ट को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे? इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2 पार्ट्स हैं। टोटल इसके ये 2 पार्ट्स हैं और इसका जो एक पार्ट है इसको हम लिखते हैं 1 आउट ऑफ 2। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है उसे भी हम लिखेंगे 1 आउट ऑफ 2, यानी ये दो में से एक पार्ट है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका हर पार्ट एक यूनिट फ्रैक्शन को शो कर रहा है, यानी ये जो है ये एक यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है न्यूमरेटर वो 1 है। तो इस बात का मतलब ये है कि जब भी हम किसी शेप को इक्वल एरियाज वाले पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट एक यूनिट फ्रैक्शन को शो करेगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे पास ये रेक्टेंगल है और इसकी हमने पार्टीशन करनी है, इसे पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर पार्ट का एरिया इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करें तो हम देख सकते हैं कि इसके दो पार्ट्स बने हैं, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट। लेकिन इसके जो दोनों पार्ट्स हैं इनका एरिया डिफरेंट है। इस पार्ट का एरिया या इसने जितनी जगह ली हुई है ये कम है दूसरे पार्ट से। तो इसका मतलब है कि इसे भी हम डिवाइड करेंगे बिल्कुल दरमियान में से। तो अब जो इसके दो पार्ट्स बने हैं, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। तो अगर हम इन पार्ट्स को देखें तो ये किसको शो कर रहे हैं? इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं और ये दो में से एक पार्ट है, तो इसे हम लिखेंगे 1 आउट ऑफ 2। इसी तरह ये भी दो में से एक पार्ट है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 2। और इन दोनों पार्ट्स का एरिया बिल्कुल बराबर है। तो हमने देखा कि इस रेक्टेंगल को भी जब हमने इक्वल एरियाज वाले पार्ट्स में इसकी पार्टीशन की तो हर पार्ट एक यूनिट फ्रैक्शन को शो करता है। हम किसी शेप को 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस स्क्वायर शेप को देखें तो इसको हम 2 से ज़्यादा पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं? एक इसका ये पार्ट और ये, और तो इसके कितने पार्ट्स बनते हैं? इसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं, एक ये वाला पार्ट बनता है, दूसरा ये और तीसरा ये वाला पार्ट। तो अब इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो इसका एक जो पार्ट है वो शो करेगा 1 आउट ऑफ 3 को। इसी तरह दूसरा पार्ट भी 1 आउट ऑफ 3 को शो करेगा और तीसरा पार्ट भी 1 आउट ऑफ 3, यानी 3 पार्ट्स में से ये एक पार्ट को शो करता है। और हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसका जितना एरिया है इतना ही बाकी दोनों पार्ट्स का भी एरिया है। तो 1 आउट ऑफ 3 किसको शो कर रहा है? ये यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 1 है। तो हमने देखा कि हम किसी शेप को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर उनका एरिया इक्वल है तो वो पार्ट्स यूनिट फ्रैक्शन को शो करते हैं। इसी तरह से अब हम एक रेक्टेंगल की एग्जांपल लेते हैं। तो इसकी अब हम पार्टीशन करेंगे। पहले हम बिल्कुल दरमियान से इसके 2 पार्ट्स बनाते हैं। अब हम इसके मज़ीद पार्ट्स भी बना सकते हैं।
जैसे अगर हम यहाँ से इसकी पार्टीशन करें तो इसके कितने पार्ट्स बने हैं, 1 2 3 4, और चारों पार्ट्स का जो एरिया है वो बिल्कुल बराबर है। तो टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट को हम क्या लिखेंगे, इस पार्ट को हम लिखेंगे 1 आउट ऑफ 4। टोटल 4 पार्ट्स में से ये जो पार्ट है ये एक पार्ट है और इस पार्ट का एरिया बाकी सारे पार्ट्स के एरिया के बराबर होगा। इसी तरह हम इस शेप को मजीद पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनका सबका एरिया भी बराबर होगा। यानी अगर हम इसे बिल्कुल यहाँ से एक लाइन लगा दें तो अब इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसके टोटल 8 पार्ट्स होंगे। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, जिसको मैं डिफरेंट कलर कर देती हूँ, ये शो करता है 1 आउट ऑफ 8 को। तो ये भी एक यूनिट फ्रैक्शन को शो कर रहा है और हम देख सकते हैं कि इसके हर पार्ट का जो एरिया है, जितनी जगह ली हुई है, वो बाकी सब पार्ट्स के बराबर होगी। तो हमने देखा कि जब भी हम किसी शेप को इक्वल एरियाज वाले पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट एक यूनिट फ्रैक्शन को शो करता है। अब हम एक सर्कल की एग्जांपल लेते हैं। तो इसके हम पार्ट्स करते हैं। पहले अगर हम इसको बिल्कुल दरमियान से एक लाइन लगाएं तो इसके 1 2 2 पार्ट्स बन रहे हैं। अगर एक लाइन इस तरह से लगाएं तो अब इसके 1 2 3 4 पार्ट्स बन रहे हैं और हम देख सकते हैं कि हर पार्ट का एरिया दूसरे पार्ट के एरिया से बिल्कुल बराबर है। और अगर हम इसका ये वाला पार्ट देखें तो अगर इसकी फ्रैक्शन लिखी जाए तो ये क्या होगी, 1 आउट ऑफ 4। इसी तरह से हम इस सर्कल को मजीद पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर एक लाइन हम यहाँ से लगाएं तो अब इसके पार्ट्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके 6 पार्ट्स बनते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया इस पार्ट से ज़्यादा बनता है। इसका मतलब है कि हम इसको मज़ीद डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं। तो अब इसके हर पार्ट का एरिया बिल्कुल बराबर होगा। यानी ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया इस पार्ट के बराबर है और इसी तरह से ये जो पार्ट है इसका एरिया भी इनके बराबर होगा। और इनकी अगर हम फ्रैक्शन लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 पार्ट्स हैं और एक पार्ट की अगर हम फ्रैक्शन लिखें तो ये बनती है 1 आउट ऑफ 8। तो ये भी एक यूनिट फ्रैक्शन को शो करता है। तो सर्कल को भी जब हम इक्वल एरियाज वाले पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या उसकी पार्टीशन करते हैं तो हर पार्ट एक यूनिट फ्रैक्शन को शो करता है। तो आज हमने देखा कि हम शेप्स को उनकी पार्टीशन किस तरह से करते हैं, इस तरह से कि हर पार्ट का एरिया बिल्कुल बराबर हो और हर पार्ट शो करता है यूनिट फ्रैक्शन को।